मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको कम टाइम में 100+ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रेंड्स, जो डायनमो होता है, जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं, इसका जो फ्रेंड्स बेसिकली यूज होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डायनमो इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरेटर. Generator works on the principle of electromagnetic induction, that is EMI. Whenever the magnetic field linked with the coil changes, an induced EMF is set up in coil. फ्रेंड्स देखो, डायनमो जो होता है उसे हम जनरेटर भी बोलते हैं, और जो जनरेटर होता है फ्रेंड्स, ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI. या फ्रेंड्स आप ये बोल सकते हो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI. और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो होता है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what principle explains the working of hydraulic brake in automobiles? Right answer is option C, Pascal's law. Pascal's law जो होता है फ्रेंड्स, ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो कि गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होता है. ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की. पास्कल्स लॉ जो होता है ये कहता है द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड ऑल डायरेक्शन. और फ्रेंड जो पास्कल्स लॉ होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, यानी कि F जो होता है वो P मल्टीप्लाई A होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज से फ्रेंड्स हमें बचाता है ओजोन लेयर, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ओजोन की. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हैं. ओजोन का जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो O3 होता है. ये भी एग्जाम में पूछा गया है. होता है ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे पाया जाता है. ये भी लाइन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम. ओम जो होता है फ्रेंड्स ये SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. फ्रेंड्स अगर हम बात करें ओम की, ओम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ. रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय R. रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू V/I. फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला होता है ये ड्राइव हुआ है ओम्स लॉ से. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ओम्स लॉ जो है फ्रेंड्स जिसने ये रिलेशन दिया था V इज इक्वल टू IR. ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स फॉर्मूला डिराइव हुआ है रेजिस्टेंस का. अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो R होता है ये रेजिस्टेंस होता है, V जो होता है ये वोल्टेज होता है, और यहाँ पे जो I है वो होता है करंट. इसी से फ्रेंड्स यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है वो बना है R इज इक्वल टू V/I. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स देखने के लिए. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कन्वेक्स मिरर की. कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ. द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो कनकेव मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है. एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का वो कैसा होता है, आपका आंसर पॉजिटिव होगा. यूजेस देख लेते हैं.
कन्वेक्स मिरर वाइडली यूज फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में कन्वेक्स मिरर यूज होता है और इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी कन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं फुल डिटेल में। फ्रेंड्स कहने के लिए 20 क्वेश्चंस हैं, पर जितनी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये 100+ क्वेश्चंस होते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में याद हो जाएं। और लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है, तो फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 50,000 फ्रेंड्स हमने लाइक का टारगेट रखा है इस आज की वीडियो का, तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट एजेस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस फ्रेंड्स ऐसा लेंस होता है जो कि मिडल में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये जो आपके सामने है। तो क्वेश्चन ने यही बोला था हमारा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मिडल में क्या होता है, थिक होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिडल में ये थिक है और थिन कहाँ पे होता है, एजेस में। तो फ्रेंड्स ये जो एजेस में क्या होता है, ये थिन होता है। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये फोटो बना के बता दिया कि कन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। आपको ये याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव और फोकल लेंथ जो कनकेव लेंस का होता है वो नेगेटिव होता है। और वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस इज थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस। फोटो बना के मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने कनकेव लेंस बनाया है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि थिन में मिडल में क्या है, ये थिन है, वहीं एजेस में फ्रेंड्स क्या है, ये थिक है। ठीक है, तो मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कनकेव लेंस भी बना के बता दिया और कन्वेक्स लेंस भी बना के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक केबल जिसे कि हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन होती है द फिनोमेना विच अकर्स व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्वेश्चन ने फ्रेंड्स हमें ये बोला है कि जो लाइट होता है ना हमेशा ट्रैवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ये इसकी डेफिनेशन होती है। कंडीशन देख लेते हैं। लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। और सेकंड कंडीशन जो है वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये सेकंड कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। मिराज फिनोमिना में यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड जो फ्रेंड स्पार्कल करता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और मेडिकल साइंस में जो हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। तो जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेंगे कि एंडोस्कोपी में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, आपका आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। डायमंड स्पार्कल करता है, क्यों करता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज फिनोमिना का रीज़न क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की इंग्लिश में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। रवि जीके के नाम से बुक आपको जल्दी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। What is the SI unit for measuring intensity of sound और noise? इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज को मेजर करने के लिए SI यूनिट क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल। डेसिबल जिसका सिंबल dB भी होता है, ये SI यूनिट होता है मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी डिस्टेंस। लाइट ईयर जो होता है फ्रेंड्स ये यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइट ईयर होता है ना, इसकी वैल्यू होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है 9.46 × 10⁻15
मीटर, जो कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है ये लाइट ईयर की वैल्यू है। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू कैसे आई है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम कितना है, 1 साल यानी 1 ईयर है, यानी 365 डेज हैं। और हमें पता है फ्रेंड्स कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से फ्रेंड्स हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जब फ्रेंड्स आप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड को 365 से मल्टीप्लाई करते हो फ्रेंड्स, तो हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आता है, जो कि लाइट ईयर की वैल्यू है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स, लाइट ईयर जो होता है ये यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का, ये आपने याद रखना है। और डायमेंशन फार्मूला भी कभी कभी लाइट ईयर का पूछा जाता है एग्जाम में, तो डायमेंशन फार्मूला होता है लाइट ईयर का m0 l1 t0, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि लेंथ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे l के ऊपर 1 आया है। m0 l1 t0 डायमेंशन फार्मूला है लाइट ईयर का, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे सीडीएस, एनडीए, एफकेट, पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, टेट एग्जाम, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मतलब हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जहाँ पे साइंस पूछा जाता है वहाँ पे फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन जो है फ्रेंड्स, इसी से जो सन पे जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है, ये आपने याद रखना है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, उसके 2 टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको लिख के, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उसमें जो आंसर था वो था न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। तो मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज अ रिएक्शन थ्रू विच 2 or more लाइट nuclei collide into each other to form a heavier nucleus. This reaction take place with elements that have low atomic number such as hydrogen. In this reaction, 2 atoms of hydrogen combine or fuse together to form a atom of helium. तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उसको आपस में कोलाइड करवाया जाता है, यानी कि हिट करवाया जाता है और एक हैवियर न्यूक्लियस को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं 2 हाइड्रोजन को और उसके बाद फ्रेंड जो प्रोडक्ट आता है वो हीलियम आता है। मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एवरी स्टार इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन इज अलाइव ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। इस लाइन का मतलब फ्रेंड्स ये था कि हमारे यूनिवर्स में जो भी स्टार है, इवन सन भी जो है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की फ्रेंड्स एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, वी कैन डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसोडल वेव एज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ द वेव पर यूनिट टाइम। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 कंप्लीट ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको कि हम एफ से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/t। एफ क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी होता है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, और इसको हम लिख सकते हैं ω/2π। तो फ्रेंड्स आपने ये रिलेशन याद रखना है, एफ इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू ω/2π, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ फिगर से समझाता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि फ्रीक्वेंसी इज डिफाइन एज साइनोसोडल वेव एज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपके सामने ना एक साइन वेव बनाऊंगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो साइन वेव होता है ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है। या आप इस साइन वेव को फ्रेंड्स आप अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेशन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये म्यू है, ये होता है
होता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे नीचे जो मैं लैम्डा लिखा है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट AC इंटू डायरेक्ट करंट यानी DC। वह कौन सा डिवाइस होता है फ्रेंड जिसका यूज़ हम AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर डिवाइस का हम यूज़ करते हैं AC को यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेक्टिफायर की डेफिनेशन बता देता हूँ। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट इंटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग वन और मोर PN junction diodes. A diode behave as one-way valve that allow current to flow in single direction only. This process is known as rectification. फ्रेंड देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेक्टिफायर होता है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, डेट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग वन और मोर PN जंक्शन डायोड, जिसमें कि फ्रेंड्स हम वन या एक से ज़्यादा PN जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए PN जंक्शन डायोड जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता है फ्रेंड्स P, ये होता है N। हम इसी का यूज़ करते हैं रेक्टिफायर को बनाने में। ठीक है, ये होता है फ्रेंड्स डायोड। क्या होता है ये? डायोड। यहाँ तक फ्रेंड्स चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अब ये कह रहा है कि अ डायोड बिहेव एज वन वे वेल्व दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन। मतलब फ्रेंड्स आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डायोड होता है ना वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ये डायोड बनाया आपके सामने। ठीक है, ये टर्मिनल्स का पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल्स का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा जो फ्रेंड्स करंट फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? बाई डायरेक्शनल होता है। चाहे आप पॉजिटिव यहाँ पे लगा दो चाहे नेगेटिव यहाँ पे लगा दो। ठीक है, चाहे यहाँ पे नेगेटिव लगा दो चाहे यहाँ पॉजिटिव लगा दो, लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है डायोड में कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही वर्क करता है। पॉजिटिव पे सिर्फ पॉजिटिव ही लगना चाहिए, नेगेटिव पे सिर्फ नेगेटिव ही लगना चाहिए। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब था और इसी को हम रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेक्टिफायर होता है ना वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हम रेक्टिफायर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। रेक्टिफिकेशन आर यूज इन मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। हाफ वेव रेक्टिफायर्स आर यूज्ड एज सिग्नल पीक डिटेक्टर इन AM रेडियो। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप चार्जर्स में भी रेक्टिफायर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पास्कल। पास्कल जो होता है फ्रेंड्स ये SI यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, हेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर्मूला होता है प्रेशर का P इज इक्वल टू FA। देखो फ्रेंड्स प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया फर्स्ट लाइन में। फिर ये कहता है हैंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि आप ये देख रहे हो कि जो प्रेशर है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के हैं। तो यही हमारी इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि P जो है प्रेशर है, F है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और A क्या है? ये क्या है? एरिया है। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रेशर का। और पास्कल भी इसका होता है जो कि हमारा क्वेश्चन था, और बार भी होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं अगर किसी भी पर्सन का जो डिफेक्ट आ जाता है आई में, जो कि मायोपिया, जिसे मायोपिया बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मायोपिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। मैं फ्रेंड्स आपको ये समझाऊंगा कि ये जो मायोपिया डिजीजेज है आईज की, ये होती क्या है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इन सच अ सिनेरियो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर आउट ऑफ साइट बट क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। इट इज़ द रीजन वाई क्लोज और शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑफन कॉल्ड एज मायोपिया।
What occurs is that light rays do not focus on surface of the retina, but it focus just in front of it. Concave lens is used to correct myopic eye. समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो दूर की ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता अगर किसी भी पर्सन को ये बीमारी होती है लेकिन उसके पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, ठीक है, और इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो लाइट रेज होता है ना, कोई पता होना चाहिए कि रेटिना पे फोकस होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रेटिना से पहले ही फोकस कर जाता है, इसलिए ये बीमारी होती है। और कनकेव लेंस का हम यूज़ करते हैं इसे ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोनर। सोनर डिवाइस यानी सोनर इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड्स जिसमें कि साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हुई है सोनर की। द फुल फॉर्म ऑफ सोनर इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द सोनर मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज इको रेंजिंग। प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट यूजेस इको इन टू डिटरमाइन द सी डेप्थ एंड लोकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which metal has the maximum thermal or electrical conductivity? Right answer is option A silver. सिल्वर मेटल जो होता है फ्रेंड्स, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो मैक्सिमम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ ऑल मेटल सिल्वर हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। इट इज़ कॉमनली डिनोटेड बाय के। फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ अभी। यहाँ पे सिल्वर भी बात हुई थी। सिल्वर का सिंबल Ag होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है। हमें ये कह रहा था कि ये लाइन हमें ये बताता है कि जो सभी मेटल्स में जो सिल्वर होता है, इसका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। और जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है फ्रेंड्स, ये कौन सा मेटल कितना ज़्यादा हीट को कंडक्ट करता है उस पर मेज़र किया जाता है। तो सिल्वर जो है फ्रेंड्स, हीट को सबसे ज़्यादा कंडक्ट करता है और इसको हम K से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूँ, रिवीजन वाला फ्रेंड्स पार्ट आप जरूर देखना। सभी क्वेश्चन मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑडोमीटर। ऑडोमीटर डिवाइस का हम यूज़ करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम जो अदर ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑडोमीटर तो मैंने आपको बताया कि ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल। यहाँ फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्कोप की बात हुई थी। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोस्कोप की। ऑप्शन में एमीटर की भी बात हुई थी। एमीटर होता है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पेयर। एनीमोमीटर की भी बात हुई थी ऑप्शन में, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये होता है फ्रेंड्स मेजर्स विंड स्पीड। और यहाँ पे बैरोमीटर की बात हुई थी, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth is? Right answer is option B, due to refraction of light. क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था कि जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें उसकी डेप्थ ना थोड़ी कम नज़र आती है, मतलब थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है। तो ये कम डेप्थ क्यों नज़र आती है, इसका रीज़न होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव और लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं इंपॉर्टेंट। Refracted ray and the normal to the interface of two media at the point of incidence all lie on the same plane. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is a constant. This is also known as Snell's law of refraction. फ्रेंड्स मैं आपको ये डेफिनेशन समझा देता हूँ। डेफिनेशन ये कहता है रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द और वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कभी भी जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है, उसमें जो डायरेक्शन का जो चेंज आता है ना, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। सबसे पहला रूल क्या है, व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन दे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। केस 2 क्या बोलता है,
व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, एक दो मीडियम लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो मीडियम फ्रेंड्स मैंने लिया है वो लिया है मैंने रेयरर मीडियम। कौन सा? रेयरर मीडियम। एग्जाम्पल के लिए एयर ले लिया मैंने, ठीक है। और ऊपर वाला मीडियम मैंने ले लिया डेंसर। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ वाटर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने दो मीडियम ले लिया मैंने, ठीक है, और बीच में मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कभी भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रहा है, किसमें? डेंसर मीडियम में। ऊपर वाला मीडियम क्या है? डेंसर है। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट जो होगा वो बेंड करेगा किसके? नॉर्मल के टुवर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये एंगल ज़्यादा है, ठीक है, रेयरर मीडियम वाला, और डेंसर मीडियम वाला कम है, ठीक है। ये आपने समझा यहाँ से। वहीं व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन दे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिगर से समझाता हूँ। अभी हमें ये कह रहा है कि कभी भी लाइट जो होगा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, यानी कि लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम था, कहाँ पे जा रहा है? रेयरर मीडियम में। तो फ्रेंड्स ये दूर, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेगा। मतलब यहाँ पे फ्रेंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेगा। मतलब यहाँ पे फ्रेंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा है। आप ये देख सकते हो, क्योंकि ये बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू, राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू, राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। फ्रेंड जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, और इसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू डैश, राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर। फ्रेंड जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू होता है, इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं आपको एक समझाता हूँ डिटेल में। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन इंटरेक्टिंग विद अ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। नेक्स्ट है हमारा इसमें फ्रेंड जो साइंटिस्ट जिसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिया था वो था रेलेग। इसने एक रिलेशन दिया था कि जो इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वो होती है 1/λ की पावर 4, ठीक है। वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, लैम्डा इज वेवलेंथ। और फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि हमारा क्वेश्चन था। क्लाउड्स का कलर वाइट होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि हमारा क्वेश्चन था। क्लाउड्स का कलर वाइट होता है, ये भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है। सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जब भी सन जो सनराइज करता है या सनसेट करता है उस टाइम कलर जो रेड होता है ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। और फ्रेंड जो सिग्नल्स में जो हम रेड कलर यूज़ करते हैं वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कंसेप्ट ही वहाँ पे यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेस्ट